Hope you all are good and you're studying well. So today's videos we discuss the CTET फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक डिस्कशन करेंगे। एक वीडियोस आपके लिए पहले लेके थे हम बायो की, होप है आप सबने देख ली होगी। तो आज के वीडियोस में हम देखने वाले हैं अपना किसका, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। देखेंगे क्या क्या पोर्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने इसमें इंक्लूड की हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे प्रैक्टिकल्स रिलेटेड पूछ रहे थे तो उसकी सेपरेट वीडियोस मिल जाएगी, कैसे आप प्रैक्टिकल राइट कर सकते हो। जनरल में हमने बता भी रखा है आपको, सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट का नेम लिखते हो, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखते हो, देन अपरेटस में जो भी थिंग्स है उसके केमिकल्स, फिर कोई रिएक्शन है तो वो थिंग्स लिखोगे। अगर आप लाइन वाले पेज पे लिख रहे हो तो वहाँ पे थ्योरी भी लिखनी होती है, गिवन है तो, देन प्रोसीजर, प्रिक्वेशन और लास्ट में रिजल्ट। व्हाइट पेज पे पेंसिल का यूज करना होता है प्रैक्टिकल्स के लिए, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, केमिकल रिएक्शन। कोई थ्योरी नहीं लिखनी होती उस साइड आपको, ना ही कोई प्रोसीजर स्टेप्स, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन कोई तो टेबल वहाँ बनाओगे, ना ही प्रिक्वेशंस, लास्ट में रिजल्ट होता है, ओके। और सेपरेट वीडियोस वो बना दी जाएगी तो वहाँ से आप चेक कर लेना, ओके। चलो अब हमने देखा जैसे लास्ट ईयर का जो एनालाइज किया अपना पेपर्स भी हमने आपको बताया था, लास्ट एक पेपर्स सीटेट का एनालाइज किया था हमने साइंस का। तो उसमें फिजिक्स का एक क्वेश्चन हम बताएं, जैसे टुडे हम फिजिक्स का अपना और केमिस्ट्री दोनों का ही डिस्कशन करेंगे। अब देखिए फिजिक्स में एक क्वेश्चन आता है आपका यूनिट से। कहाँ से आता है? यूनिट मेजरमेंट से। जैसे लास्ट टाइम आपका वर्क से पूछी हुई थी और फोर्स से पूछी हुई थी, ठीक है, 2 यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ था। तो यूनिट से सिंपल क्वेश्चन आएगा या इनके डायमेंशनल फार्मूले से पूछ ले, तो वो दोनों ही बताएंगे कैसे। जैसे ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 7 फिजिकल यूनिट होती है। जैसे आपके पास लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? मीटर होती है। टाइम है, टाइम किस क्या होती है? सेकंड। करंट है, करंट की क्या होती है स्टूडेंट्स? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसकी क्या होती है? कैंडेला। सिंपल होता है उसका। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, उसकी क्या होती है? आपकी मोल होती है। वर्क की हम बात करें तो उसकी क्या होती है? जूल। फोर्स की क्या होती है? साइन न्यूटन होती है, ओके। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब इन्हीं में आपसे क्या पूछ लें, जैसे कन्वर्जन, लेंथ का ही आपको पूछ लिया, सपोज आपसे पूछ लिया एक्सेलरेशन का बताइए हमें। तो एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ आपकी, एंड टाइम ये हो गया। यूनिट क्या हो जाएगी? लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये किसकी आ गई? वेलोसिटी की। अब एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी बाय टाइम, अब नीचे वाला टाइम है, टाइम ऊपर जाएगा तो क्या बन गई? मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो अब इसी का आपसे पूछ ले डायमेंशन फार्मूला, तो वो क्या होता है? अगर लेंथ है तो आप एल यूज करोगे, मास है तो एम यूज करोगे, टाइम है तो टी, ऐसे आप यूज करते हो। मान लो आपसे पूछ लें कि वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? अब एल एम टी लिखते हो। लेंथ है आपकी 1 पावर, मास कोई है नहीं तो 0 पावर कर सकते हो, टी 1 है, -1 है तो ऐसे कर दोगे। ये होते हैं इनके डायमेंशनल फार्मूले। तो अगर आपको स्टूडेंट्स यूनिट आती है ना, तो डायमेंशनल फार्मूले तो बिल्कुल ही इजी है। बस जैसे मास है तो एम यूज करोगे, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी यूज कर लोगे। और ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं उनके। और हम एक बार देख लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट किए थे, अगर आपको पीडीएफ की नीड हो तो आप बता देना। अब देखिए पहली यूनिट्स हमने, जैसे लेंथ हो गई, मीटर हो गई। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। अब वैसे फोर्स का फार्मूला दूसरे टर्म में करें तो फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है। तो मास की आपको पता है, एक्सेलरेशन की पता है, तो आप कर सकते हो। और स्टूडेंट्स एक बात और आपने यहाँ पे ध्यान दी होगी, जैसे आपसे पूछ ले स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। अब स्पीड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आप बताइए। सबको पता होगा, 6th क्लास से याद आता है स्पीड का फार्मूला। देखिए स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मैं पूछ लूं आपसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोनों की अगर यूनिट बात करोगे ना, तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी? मीटर सेकंड इनवर्स। इसकी भी यूनिट क्या आएगी? मीटर सेकंड इनवर्स। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस है क्वांटिटीज का, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। दो पढ़ी होंगी आपने। स्केलर क्वांटिटी वो होता है स्टूडेंट जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो हमें डायरेक्शन आता है। जैसे मान लो हमने आपको बताया कि यहाँ से लेकर आपको कहीं जाना है, आपके स्कूल तक 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, 10 किलोमीटर है, या मान लो थोड़ी सी जगह के लिए बात करिए भाई 5 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है, ऐसे, ठीक है। तो वहां पे अगर हमने बता दिया आपको कि आपको बताएगा कि यहाँ से आप चले हो, आपको स्कूल तक जाना है, कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो ये बता दिया किस डायरेक्शन में जाना है, राइट साइड वाला रोड लेना है, लेफ्ट वाला लेना है। डायरेक्शन भी अगर साथ में बताए आपके, और मैग्नीट्यूड तो है ही, तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दी भाई कितने मीटर जाना है, लेकिन ये नहीं बताया डायरेक्शन किस साइड जाना है आपके पास, ठीक है। तो वो क्या था आपका स्केलर क्वांटिटीज। एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है, साथ में हमें डायरेक्शन भी बताएगा। तो आपसे कई बार पूछ ले कि बताइए डिस्टेंस और ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना है आपको स्टूडेंट्स की जो स्पीड होती है वो कैसी क्वांटिटीज होती है आपकी?
स्पीड है वो क्वांटिटी होती है स्केलर एंड वेलोसिटी कैसी होती है वेक्टर, बिकॉज क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस सिर्फ आपको नंबर बता देगी कितना नंबर है, डायरेक्शन नहीं बता रही, बट डिस्प्लेसमेंट आपको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बताएगी। तो होप है आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही आपसे कोई भी क्वांटिटीज आपको पता लगानी तो अगर आप डायरेक्शन के बारे में आपको बता रही है दैट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओनली मैग्नीट्यूड्स के बारे में आपको बता रही है तो वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इन्हें ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन ये तो सब बच्चों को आना ही चाहिए। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैथ्स द फॉलोइंग से था, तो कुछ यूनिट्स मैथ जैसे वर्क की पूछ ली, फोर्स की पूछ ली, सिंपल तो कुछ यूनिट्स थी वो आपको मैच करने थे। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका मतलब एक क्वेश्चन यूनिट से रहेगा। तो लेंथ की होगी, करंट की होगी, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी की होगी, ये वाले। और कुछ स्टूडेंट्स जैसे फिजिक्स में स्टैंडर्ड देखते हो आप, जैसे प्लेन ऑफ एंगल है तो उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। प्लेन ऑफ एंगल को किस में मेजर करते हो आप, रेडियन में। सॉलिड एंगल को किस में करते हो, स्टेरेडियन में। किस में करते हो आप, स्टेरेडियन में। और यहाँ पे एक फार्मूला भी होता है, जैसे लाइट ईयर होती है ना डिस्टेंस की, सन से मेजर करते हैं हम कितनी है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, लाइट ईयर की 9.46 10 की पावर 15 मीटर होती है। ओके हाँ, 1 लाइट ईयर की वैल्यू इतनी होती है। उसके बाद बताएं पार्सेक, सबसे याद रखना आपको डिस्टेंस वाले में, वो उसकी बड़ी यूनिट है। और अगर प्रकाश लाइट की बात करें कितने डिस्टेंस है तो फिर 3.26 वाली डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर, ये इसकी वैल्यू होती है, पता चल गया होगा आपको। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10⁻11। उसके बाद देखिए स्केलर और वेक्टर का हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, एंड वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसका आपका मैग्नीट्यूड के साथ में आपको डायरेक्शंस भी एक्सप्लेन करे। तो यहाँ से अब तक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यूनिट वाले से। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज ली उनकी हेल्प से, अब जैसे मान लो आपने वेलोसिटी की निकाली, एक्सेलरेशन की निकाली, तो उनको क्या बोलते हैं, सबसिडी यूनिट। और ये अगर और चाहिए आपको तो ये हमने केमिस्ट्री में भी आता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है 11th क्लास का, तो उसमें वाले पोर्शन में भी हमने कंप्लीट करवा रखा है। वहाँ पे हमने ड्राइव यूनिट भी बताई कैसे निकालते हो, वहाँ से और डिटेल देख लेना। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता चल गई होगी। उसके बाद हम बात करें जैसे डिस्टेंस, ये आपको बता दी, डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखनी है आपको, डिस्टेंस है ना कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगी, ये बात याद रखना। डिस्टेंस अगर कुछ है नहीं भाई, दूरी कुछ तो होगी 1 मीटर, डिस्टेंस कभी भी जीरो और माइनस नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। जीरो कब होगी, जब आपका इनिशियल पॉइंट, जैसे मान लो आप डायरेक्शन वाले में यहाँ से चले थे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी सेम है दोनों, तब आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो माइनस ले सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो और माइनस नहीं होगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद डिस्टेंस और ये बताएं हम, और एक डिस्प्ले, ये रेशियो भी होता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला, कब इक्वल होगा, जब दोनों डिस्टेंस हो। फिर यहाँ पे आप 3 फार्मूलेस भी देखते हो एक्सेलरेशन के। अगर मान लो आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, तो आप कैसे निकालोगे, आपका इनिशियल फाइनल माइनस में इनिशियल बाई में टाइम। वैसे एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे निकालोगे, मान लो मैंने कह दिया आपकी फाइनल वेलोसिटी 20 थी और इनिशियल 10 थी और टाइम 10 सेकंड में जा रहे हो, मैंने कह दिया आपको ये 20 थी और ये 10 थी और टाइम 10 सेकंड है, तो v 20 माइनस में 10 बाई में 10 करोगे ऐसे, तो v माइनस u बाई में t हो गया। और फोर्स का फार्मूला तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आपके डिस्टेंस की जो 3 इक्वेशंस देखते हो आप, जो दी होती है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वाली, तो यहाँ से भी आपसे इक्वेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस में at, यहाँ पे v फाइनल वाली, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है स्टूडेंट। और एक सेकंड डिस्टेंस वाली यूनिट होती है s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। वहीं u और t का मीनिंग सेम रहेगा। और एक लास्ट वाली होती है v स्क्वायर से कहते हैं माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू में 2as डिस्टेंस वाला, ठीक है। ये v फाइनल है, माइनस u इनिशियल है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट के लिए, तीनों इक्वेशन, ठीक है। अगर आपके पास इसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जैसे फर्स्ट लॉ में क्या है, मान लो कि कोई भी बॉडी है, सपोज ये पेन आपके पास, अगर यहाँ पे रेस्ट में है, कोई भी अगर हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी अक्षर, तो ये रेस्ट में रहेगा आपके पास, ठीक है। और सेकंड लॉ ने क्या बोला था कि जो फोर्स है आपका वो डायरेक्टली किसके होता है, मास के इनटू एक्सेलरेशन के, जो सेकंड वाला। और वैसे याद रखना न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया वाला भी बोलते हैं हम। और देखो कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बोला था आपके, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन अपोजिट। जैसे हम मान लो दीवार पे फोर्स लगाने की कोशिश कर, तो ये हमें उतना ही फोर्स हमारे साथ एक्ट, अब ये नहीं प्रेस हो रही ना, हमसे दबा रहे की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जितना आप लगा रहे हो उसका पॉजिटिव लगता है,
न्यूटन थर्ड लॉ, जैसे रॉकेट में वाला हो गया, रिएक्शन वाला, पानी में तैरने वाली, सारे किसके एग्जांपल होते हैं? थर्ड लॉ के। तो कई बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो थर्ड लॉ वाले क्वेश्चन की एग्जांपल दे देगा, वहां से आपसे पूछ सकता है। अब ये हो गई आपकी चीज। उसके बाद अगर हम बताएं स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ वाली यही थी, फोर्स डायरेक्टली किसके होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन को फाइनल मैनेज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। और एक बात ध्यान रखना है, न्यूटन तो असाइनमेंट सीजीएस वाले में डाइन भी होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ओके, ये इतना याद रख लेना है आपको। और फिर इसमें एक टर्म आती है, लास्ट बार एक क्वेश्चन आया हुआ था फोर्सेस से, जैसे आपसे 3 टर्म पढ़ते हो ना, वो भी बताएंगे आपको। स्लाइडिंग वाला, रोलिंग है, किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? स्टैटिक की। तो अरेंज करने थे आपके, सीटेट के पेपर में आए हुए थे, सीटेट या स्टेट में से एक में था। ठीक है, फिर आप कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें बॉडी के अटैच है, नॉन कॉन्टैक्ट बिना अटैच है, जैसे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक वाला हो गया, मैग्नेटिक फोर्स है, ये कैसे होते हैं? आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको। कॉन्टैक्ट वाला जैसे हम चल रहे हैं आपके पास, तभी हम चल पाते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स एक्जिट करता है। फ्रिक्शन वाला हो गया, मस्कुलर फोर्स है, या स्प्रिंग के अंदर फोर्स, तो वो कैसे होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ये इनकी एग्जाम्पल है, या बाइनरी फोर्स में। तो एग्जाम्पल से क्या आता क्वेश्चन पूछ लें। अब देखो, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस। तो बैलेंस वाले में इक्वल है दोनों चीज, तो कोई गति में परिवर्तन नहीं होगा, अनबैलेंस भी हो जाएगा। और फिर आप एक टर्म पढ़ते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसमें क्या होता है, याद रखना स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, उसको डिनोट करते हैं L से, वो होता है R क्रॉस P। डिस्टेंस आ जाता है MVR, एंगल का मोमेंटम आ जाए। तो कंजर्वेशन का मतलब है कि मोमेंटम इनिशियल और फाइनल बराबर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो? M1V1 इक्वल टू M2V2। एक चीज मिसिंग हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये पढ़ते हो फ्रिक्शन फोर्स। अब ये तो आपने बताया है, जितना फ्रिक्शन कम होगा तो हम रेस्ट उतना ही फास्ट चल पाएंगे। अब देखिए, मान लो मैंने आपको कहा, एक तो खुरदरा सरफेक्स है, जैसे आप अपने टाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, टाइल्स लगा रखी हैं, तो टाइल्स पे आप हमें कहें कि आप बहुत ज्यादा भाग के चलो, ठीक है, ऐसे बोले आपको। पर एक खुरदरा वाला सरफेस है, कौन से पे जल्दी भाग पाओगे आप? खुरदरे वाले पे, चिकनी वाले पे? चिकनी वाले पे तो पता है आप गिर जाओगे, ठीक है। टाइलों पे थोड़ा धीरे धीरे चलते हो ना आप, और गिल्ले पैर हैं आपके तो और ज्यादा फिसलोगे, स्मूथनेस ज्यादा होती है। तो खुरदरे वाले सरफेस पे उतना ही ज्यादा आप क्या मोशन जल्दी मूव कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या बताया कि फ्रिक्शन फोर्स जितना कम लग रहा है आपके पास, तो हम उतना ही फास्ट चल पाएंगे। अब यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है आपके पास, तो क्या होगा? कम चल पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा फास्ट चलोगे तो गिर जाओगे। चिकनी वाले तो खुरदरे वाले सरफेस पे, सिंपल हम बात कर रहे हैं। अब कई बार तुमसे ये कह देते हैं कि बताइए फ्रिक्शन को हम कम कैसे करें। जैसे पॉलिशिंग वाला हो गया, अगर और ज्यादा कम करना है आपका, लुब्रिकेंट्स का हो गया आपके पास, या ग्रीस तेल वाला या ग्रेफाइट वाला यूज होता है, सिंपल वैसे बता रखे हैं आपको। उसके बाद एक बात ध्यान रखना है, फ्रिक्शन वाला है ना, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? आपका सरफेस एरिया के ऊपर। वैसे स्टूडेंट्स एक बार देख लेते हैं वीडियो सही बन रही है क्या अपनी। 12:56 बराबर मिनट हो चुके हैं। देखिए, उसके बाद ये फ्रिक्शन, एक चीज याद रखना, जैसे एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक जो रेस्ट में कोई बॉडी अपने आप फ्रिक्शन है। एक स्लाइडिंग, आपको उसी चीज को स्लाइड करवा रहे हो, ऐसे जैसे आप कोई भी है ना आपका बेड वगैरह या कोई भी टेबल, आपको आपकी उसको कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, ड्रैगिंग, ठीक है। तो एक स्लाइडिंग, एक रोलिंग, आपकी रोला कोई है, आपने यहाँ से बॉल डाली तो अपने आप नीचे जाए, तो रोलिंग फ्रिक्शन। तो इनमें अगर याद रखना है आपको, SSR याद रखना, सबसे ज्यादा SSR। R का मतलब है यहाँ पे रोलिंग, ठीक है, S का मतलब है स्टैटिक, और यहाँ पे है मतलब स्लाइडिंग। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रैक्शन होगा, देन स्लाइडिंग होगा, लास्ट में क्या होगा? रोलिंग फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद ये आपको बता दिया गया है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस। हाँ, ये तो हमने बताया, वर्क की अगर वैसे फार्मूला, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। एंगल को हटाते हो तो क्या आ जाता है? फोर्स डिस्टेंस, और एंगल डॉट के लिए कोस थीटा होता है। अगर हमने बोला अगर वर्क आपका थीटा 90 है तो वर्क कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप, ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोस 90 क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है, तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो आपने देखा पुली वगैरह जो होते हैं, लोग पहले ट्रेन पे सामान के लिए आते थे, तो वो ऐसे 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे अपना सामान रखते, तो उनको कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। इसका मतलब 90 के ऊपर वहाँ पे एंगल 0 हो जाता है, तो ज्यादा उनका वजन नहीं लगता। मतलब इस टाइप का कंसेप्ट होता है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए, ये आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अब वैसे आप 2 एनर्जी पढ़ते हो मेनली, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सबको बताई होगी बच्चों वैसे तो।
काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो मोशन की वजह से है, मूवमेंट की वजह से। जैसे मान लो अब हम यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं आपके पास, ठीक है, वो कर रहे हैं, अब चल रहे हैं मोशन में, दैट मीन्स कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। अब हम एक जगह यहाँ पे खड़े हो गए, दैट मीन्स हम मोशन में नहीं है, हमारी हाइट की वजह से, अब पोजिशन की वजह से, तो कौन सी है आपके पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैसे फार्मूला क्या होता है निकालने का आपका, हाफ mv²। ये मोशन की वजह से आती है बॉडी के, जब चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से, उसका फार्मूला होता है mgh, g ग्रेविटी, h हाइट, m मास हो जाता है। अब अपने अर्थ में तो सब, जैसे मान लो हम यहाँ पे हमारा जितना हाइट पोजीशन हो गया, मास उतना यहाँ पे रहेगा, लेकिन जब आप ऊपर जाते हो, आपने सुना होगा कि मून पे जब लोग जाते हैं ना, अगर हम चले गए चंद्रमा पे, मान लो कभी जाना पड़ जाए, मतलब ऐसा हो, तो वहां पे जितना आपका वजन यहाँ पे है उससे 1/6 हो जाएगा, इतने हल्के महसूस करेंगे आप ग्रेविटी के इफेक्ट से, ठीक है। और विद सेंटर में तो बिल्कुल भी जीरो हो सकता है। जैसे मान लो आपका, सपोज ऐसे समझ लो आप 600 किलो वजन हाथ में है, नहीं वैसे समझाने के लिए किसी बॉडी में, तो उसका 6th पार्ट कर दो, 100 किलो ही महसूस होगा आपको। अगर आप में मान लो 60 किलो वजन है, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 10 किलो ही वजन लगेगा आपको मून के ऊपर। तो जितना व्यक्ति होता है कोई भी, तो उसका 1/6 हो जाता है, तो बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं हम, ठीक है। और वैसे अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो वो दोनों का सम होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। और ये आपको पता होना चाहिए, एनर्जी की यूनिट होती है वैसे जूल ही है। और जूल का अर्ग में रिलेशन पूछ लें तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होती हैं, ये इसकी सीजीस वाली यूनिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, और मैकेनिकल आपको बता ही दिया है। और फिर एनर्जी का कन्वर्जन पूछ ले स्टूडेंट्स, जैसे अब लाइट ऑन है, लाइट एनर्जी किस में हो रही है, पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो लाइट एनर्जी में चेंज हो गई। ऐसे आपके जैसे मान लो केमिकल एनर्जी है, वो किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हैं हम 12th में, उसमें आप इलेक्ट्रिकल केमिकल में पढ़ते हैं, सेल बैटरी वाले उसमें केमिकल इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, जैसे सोलर एनर्जी किसी में हो गई, लाइट एनर्जी किस में होगी, इलेक्ट्रिकल, ऐसे इंटर कन्वर्जन। उसके बाद स्टूडेंट्स एक पावर का फार्मूला जो आता है, ओम्स लॉ आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, वोल्टेज वाली, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR। आई क्या होता है, करंट होता है, आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है जो अपोजिट करंट को फ्लो होने से रोके, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। V क्या होता है, वोल्टेज होती है, ओके। और प्रो उसी का होता है आपका, पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा VIR, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और करंट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप, आई की वैल्यू, तो V/R आ जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट स्टूडेंट्स ओम होती है, क्या होती है, ओम होती है। उसके बाद हम बात करें 1 किलोवाट आवर में, हॉर्स पावर में करें तो 1.34 वैल्यू होती है उसकी। फिर आता है आपका चार्ज, ग्रेविटेशन वाला आता है, ग्रेविटी का। ये बात आपने देखो, सबसे पहले न्यूटन ने क्या देखा था कि कोई हैवी बॉडी है, जैसे उसने क्या से ऑब्जर्व किया था, क्या बताते हैं ऐसे कि वो सेब एक पेड़ के नीचे बैठा था जहाँ पे सेब लगे हुए थे, तो वो नीचे गिर रहे थे नीचे, तो उसने ये ऑब्जर्वेशन की कि वो ऊपर ही क्यों नहीं जा रहे, सारे नीचे क्यों आ रहे हैं आपके पास, सिंपल थिंग्स बता, हैवी बॉडी नीचे आ रही है अपने पास। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी की जैसे अपनी तरफ खींच रही हो, आपके पास नीचे जाएगी, ठीक है। और फिर उसने ये देखा, आप खुद सोचो कि मान लो एक आप छत पे खड़े हो, एक आपके 1 किलो का वेट का कोई बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एक आपके पास मान लो 100 ग्राम का है, दोनों को इक्वल हाइट से आपने नीचे गिराया, तो आप बताइए कौन सा जल्दी आएगा। ये आपको कमेंट करना है क्वेश्चन में, या आपने एक ही पोजीशंस के ऊपर दोनों को एक हाथ से, दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, इक्वल हाइट के ऊपर गिराया, तो आपको नोट करना है कि कौन सी बॉडी जल्दी आएगी, ये बताना है। दोनों सेम ऑप्शन आपके, जो हैवी बॉडी है वो बाद में आएगी, या लो वाली बॉडी वो पहले आएगी, या कोई इफेक्ट नहीं होगा, बराबर ही आएंगी। तो आपको खुद से कमेंट करके बताना है। जो स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ इस वीडियो के पॉइंट तक पहुंचे तो वो जरूर कमेंट कर, गलत हो जाएगा कोई नहीं, हम आपको कमेंट में आंसर बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात ध्यान रखना है, चांद पे अगर हम हमारा वेट चाहेंगे तो 1/6 होगा, ठीक है। और वैसे जो ग्रेविटेशन फोर्स की जो वैल्यू देखते हो ना, फोर्स = G, मास m1 m2, डिस्टेंस r², ये जो G होता है वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। m मास होता है, ये r डिस्टेंस वाला होता है, फोर्स होता है, ठीक है। और ऐसे ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स, सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट, फ्यूगल जो अपोजिट होता है, जैसे आपने जो दूध बिलाते हैं ना मशीन से, तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले, तो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर से दूर लग रहा है आपके पास, लस्सी के अंदर मक्खन निकालना, घी अलग करना, तो सेंट्रीफ्यूगल आपके पास, ठीक है। तो वैसे इसमें वैल्यू क्या होती है इस वाले की, V²/R, mv²/R। और जो स्मॉल जी होता है ना ग्रेविटी वाला, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, कैपिटल Gm/r², ठीक है। जैसे दूध से मक्खन हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल हो गया, या पैम्प वाला हो गया, या कपड़े साफ करते हैं ना वॉशिंग मशीन में, कपड़े आपके धुलते हैं कैसे, तो वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा आपके पेपर में,
ठीक है, इन फोर्सेस से। फिर आप एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पढ़ते थे, जैसे बकेट है उसके अंदर बॉडी आपने डिप कर रखी है, ठीक है, इस टाइप का। और इसी में एक टेम्परेचर का भी आसान है ये तो, बस पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, टेम्परेचर का कन्वर्जन, या तो आपसे सेल्सियस का पूछ लेंगे, केल्विन का, तो ध्यान रखना है वो तो वैसे केमिस्ट्री में भी आपको बता दिया जाता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलते हो तो आपको ऐड करना है 273.15। केल्विन है कोई, मान लो मैंने कह दिया 500 केल्विन को सेल्सियस में बदले तो घटा दीजिए -273.15। सेल्सियस और केल्विन का ही पूछेंगे। फारेनहाइट का पूछता है तो उसका भी फार्मूला अपने पास, डिग्री फारेनहाइट का 5/9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 सेल्सियस में जो भी वैल्यू है। अगर सेल्सियस को फारेनहाइट है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस -32 हो जाएगा फारेनहाइट, वो नहीं पूछेंगे। फिर आप 3 टर्म पढ़ते हो स्टूडेंट्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन का क्या मतलब है, जैसे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन की, मान लो आप कोई भी स्टील की चम्मच है, आप उसको गर्म कर रहे हो, तो आप मान लो कोई भी बॉडी है मेटल की है, इस साइड से गर्म कर रहे हो, आपको यहाँ तक अपने आप गर्म हो जाएगा, ये भी हिस्सा भी आपको गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा कई देर तक गर्म। इसका मतलब यहाँ से, और वैसे आपको पता होगा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हाई से किस साइड रहता है, लो की तरफ। अब जैसे मान लो आपने चाय बनाई या दूध बनाया, आपने गर्म है छोड़ दिया बाहर एनवायरमेंट में या वैसे नॉर्मल, तो हाई से अपने आप लो हो जाएगी। अगर कोई ठंडी है वो अपने आप तो गर्म नहीं होगी ना, कि बाहर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा रखा, धूप में रख दिया, वो अलग थिंग्स है, ठीक है। तो वैसे याद रखना हमेशा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हाई से कैसे होता है, लो। लो से हाई करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स या कुछ लगाना पड़ता है। तो कंडक्शन किसमें, मेटल का एक जिसमें बॉडी से अपनी तरफ एक एंड से दूसरी एंड तक अपने आप ट्रांसफर हो गया, वो कंडक्शन है, डायरेक्ट आप हीट कर रहे थे। कन्वेक्शन का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपने बीकर ले लिया, नीचे से आपने बर्नर लगा रखा है, ऐसे समझ लीजिए, या बर्नर है या बीकर है, यहाँ पानी डालेगा, इसको गर्म कर रहे हो, तो पहले आपका ये गर्म होगा, बाहर वाला जो भी सब्सटेंस है, यूटेंशियल है, फिर पानी गर्म होगा, ये कौन सा होता है, कन्वेक्शन। रेडिएशन कैसे, मान लो आपने कोई धूप में बाहर छोड़ दी चीज, देखोगे गर्म हो जाती है, तो इसे मतलब रेडिएशन सनलाइट की वजह से। तो ये 3 टर्म्स होती हैं आपकी। ज्यादातर कंडक्शन सॉलिड वाले में ही पढ़ते हो, स्लो रहता है, कन्वेक्शन लिक्विड वाले में फास्ट रहेगा थोड़ा, और रेडिएशन चीजें वही रहेंगी हाई से लो वाले, वो सन में गैसेज या चार्ज वाले, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं क्या क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे बता रहे हैं पेंडुलम वाले से क्वेश्चंस। तो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है 2π, एक बार आप फॉर्मूले देख लेना अपने, 2π√L/c। क्वेश्चंस आ भी जाए ना भी आए, वैसे तो आपको पता है स्टूडेंट 30 नंबर की साइंस आती है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का इक्वल रहेगा, 15 नंबर का ही क्वेश्चन आएंगे, 15 की पेडागोजी रहती है, उसमें तो आपको जनरल पढ़ना होता है अच्छे से, तो 15 में से 5 या 6 क्वेश्चन लगा लो, फिजिक्स की केमिस्ट्री से ज्यादा रहते हैं वैसे, ठीक है, केमिस्ट्री के 3-4 लगा लो, तो 15 है, उसमें से तीनों का इक्वल रहेगा, तो 5 से क्वेश्चन है, इतने सारे टॉपिक्स उनमें से इंक्लूड कर लेगा। जैसे कंडक्शन वाले से आ जाए, ग्रेविटी वाले से पूछ ले, यूनिट वाले से पूछ ले आपसे, या मिरर वाले से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कौन से, जैसे गाड़ी के व्हीकल में कौन सा यूज होता है, ये वाले। पेंडुलम वाला बता रहे फार्मूला, टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है 2π √ लेंथ, और जी होती है ग्रेविटी, ठीक है। और वैसे साउंड और स्पीड पूछ ले, 332 होती है। लाइट की स्पीड, किस लाइट से सनलाइट आती है अपने पास, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये टर्म्स पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और फिर साउंड वाला ये तो हो ही जाएगा। इंटेंसिटी है, तीव्रता, वो डायरेक्टली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है आपकी, ये पता होगा आपको। जो पिच होती है ना ज्यादातर, जैसे बोलते हैं कि गर्ल्स और बॉयज में से गर्ल्स की थोड़ी तीखी आवाज होती है, वैसे तो एडम्स एप्पल पे डिपेंड करती है, और उनकी जो पिच वॉइस होती है ना, वो वैसे वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। और फिर क्वालिटी गुणता के कारण, फिर लाइट वाले में पूछ सकते हैं आपको, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, प्लेन मिरर में इमेज जैसे आपको कैसे दिखेगी डबल वाला, उसका एंगल निकालने का फार्मूला होता है, नॉर्मल वाले में 360/θ कितना होता है, वही आपने डाल रखा है। वैसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए हुए थे एक बार, ये था क्वेश्चन कि गाड़ी के जो साइड में मिरर लगा होता है या जो सड़क पे, तो कौन सा होता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। कनकेव, जैसे कन्वेक्स कन्वर्ज कर लेता है, कनकेव होता है डाइवर्जिंग लेंस। लेंस और मिरर दोनों अपोजिट होते हैं वैसे। अब गाड़ी में हो गए डॉक्टर, तो स्टूडेंट्स वीडियो की 20 मिनट से ज़्यादा
ब्लाउज की फिर अपलोड नहीं हो पाती है, आपको पता है। तो हम एक बार जल्दी जल्दी रिकैप करवा रहे हैं, कुछ रह जाएगा तो अगले वीडियोस में बताएंगे। देखो कनकेव मिरर का पता चल गया, फिर रिफ्रैक्शन वाले में मीडियम का डिफरेंस हो जाए, जैसे मायोपिया है, जो लोग होते हैं ना, आप देखते हो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको दोनों हो जाते हैं, तो दोनों टाइप के लेंस चढ़ाए जाते हैं। जिनको दूर का नहीं दिखता उनको कौन से, तो वो बता रहे हैं आपको। मायोपिया में कनकेव लेंस होगा, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स होगा, प्रेस मायोपिया में दोनों लेंस यूज करते हैं। एस्टिग्मेशन हो जाता है ना कई लोगों को, उनको सिलेंड्रिकल लेंस चढ़ाए जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिनको हरा और लाल में नहीं बता पाते कई लोग, कि कंफ्यूजन होता है उनको। मैग्नेट में कैल्विनोमीटर, और फिर एक पूछ ले एलिनिको में एल्यूमिनियम निकल कॉपर आयरन यूज होता है। टेम्परेरी मैग्नेट जैसे पोल वाले, ये तो पता ही आपको, नॉर्थ से साउथ है, मैग्नेटिक लाइन कट नहीं होती। और उसके बाद ऑब्जेक्ट की, हाँ ये लेंस वाली आप देख लेना एक बार, नहीं आपको पता चले तो हम अलग से लेंस का पोर्शन 5-7 मिनट का बना देंगे। छोटी इमेज होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, यहाँ से लेंस वाले से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप है आपको समझ आएगा। कुछ रह जाए तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको कवर कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हेल्पफुल लगती है तो। थैंक यू।